हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द M2M क्लासेज। दोस्तों आज देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। साथ इससे पहले हम देख चुके हैं जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं। सभी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम से संबंधित होते हैं सभी इसमें होते हैं। अब देखो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी को मेरे साथ अच्छे से समझने की कोशिश करो, साथ ही साथ आंसर भी देते रहना। देखो इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया हुआ है? यानी किसी अभियुक्त जिसको पुलिस ने कैद कर लिया है और उसको अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? देखो ये जो क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से भाग 3 में संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मौलिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20 का 3, तो यही इसका आंसर है। देखो इसके बारे में बता दूं, जैसे कि संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं 12 से 35 तक, तो उसमें आर्टिकल है एक 20, जो आर्टिकल 20 कहता है वो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण है, और आर्टिकल 20 का 1 है वो कार्योत्तर विधियों में संरक्षण है। देखो आर्टिकल 20(2) कहता है दोहरे दंड से संरक्षण देता है, लेकिन ये जो आर्टिकल 20 का 3 है इसमें स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए, यानी स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है। यानी ऐसे समझ सकते हो किसी को गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा स्वयं के विरुद्ध, तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो आर्टिकल 21 है, जो आर्टिकल 21 है उसमें प्रावधान दिया हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, यानी जीवन जीने का अधिकार। देखो निजता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही। ठीक है, और देखो आपातकाल की जब स्थिति होती है तो 358 में देखा होगा आपने, उसमें 358 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जाता है। लेकिन आर्टिकल है एक 359, आर्टिकल 359 में प्रावधान यह है कि आपातकाल की स्थिति में ओनली 20 और 21 को छोड़ करके सभी आर्टिकल निरस्त कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से? 20 और 21 को छोड़ करके, 59 में दिया हुआ है 359 में 20 और 21 को छोड़ करके सभी अनुच्छेद निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, और देखो आर्टिकल 22 ये गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्राप्त करता है आर्टिकल 22। ये किस प्रकार से संरक्षण देता है? देखो जैसे 22 का 1 है उसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसका अपराध बताना होगा। ठीक है, और यह अनिवार्य और है। और देखो आर्टिकल 22 का 2 कहता है कि गिरफ्तार करने के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। कितने? 24 घंटे के अंदर। और देखो 22 का 3 कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये। और देखो आर्टिकल 74, देखो आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। और देखो 74 का 2 कहता है एक राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर दोबारा आ जाएगी तो उसे स्वीकृति देना वो बाध्यता हो जाती है। और आपको ये बताना है मुझे कि ये राष्ट्रपति की जो ये पुनर्विचार के लिए जो वापस भेजने की ये जो सलाह थी, दोबारा आने पर उसको स्वीकृति देना, उसको बाध्यकारी बना दिया, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया? ठीक है, इसका जवाब आपको बताना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो हाल ही में किस संस्थान ने भारत में टेंटलम धातु की खोज की है? टेंटलम धातु की खोज किस संस्थान ने की है? IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रोपड़ या IIT बेंगलुरु? किस संस्थान ने भारत में टेंटलम धातु की खोज की है? देखो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में, तो मैंने पूछा था कि तीसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो देखो बता दूं 1215 में हुआ था ये तीसरा तराइन का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था? एक था इल्तुतमिश, ठीक है, और एक था यल्दौज। इन दोनों के मध्य हुआ था और इसमें विजयी हुआ था इल्तुतमिश। तो देखो ये IIT रोपड़ के द्वारा, यानी IIT रोपड़ के द्वारा सतलज नदी के रेत में ये टेंटलम धातु यानी दुर्लभ धातु है, इसकी खोज की गई है। और देखो टेंटलम धातु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो याद रखना 73 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और ये अत्यंत लचीली धातु होती है, याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर्स में इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो IIT रोपड़ के द्वारा टेंटलम धातु की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अब।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में जो हिंसा हुई है उससे संबंध में यानी उसकी समीक्षा करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तो इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? न्यायमूर्ति आशा मेनन, न्यायमूर्ति जी रोहिणी, न्यायमूर्ति शालिनी जी पोसी और गीता मित्तल। तो बताइए किसको बनाया है इसका? तो देखो, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया गीता मित्तल को, न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी गीता मित्तल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे अध्यक्ष तो इसमें गीता मित्तल है, इसके अलावा 2 न्यायमूर्ति कौन है इसमें? देखो, अध्यक्ष हो गई गीता मित्तल, दूसरी है न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और तीसरी है इसमें आशा मेनन। ठीक है, तो ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट किस स्थान से लॉन्च किया गया? भारत का पहला है ये एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट किस स्थान से लॉन्च किया गया है? बताओ। तो देखो, इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी शॉर्ट में कह सकते हो सार, जो श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लॉन्च किया है इसको। एक्सरे का पोलारीमीटर सैटेलाइट है एक्सपोसैट। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रम से हो सकती है। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखो, इसके कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन जो संविधान में निर्धारित है कि न्यूनतम संख्या इतनी हो सकती है विधानसभा की और अधिकतम इतनी हो सकती है, तो ये बताना है कितनी हो सकती है। तो देखो, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। न्यूनतम तो हो सकती है 60 और अधिकतम हो सकती है 500। और देखो, ये आर्टिकल 170 में दिया हुआ है कि किसी राज्य की विधानसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, यानी 60 कम से कम हो सकती है, अधिक से अधिक 500 हो सकती है। लेकिन इसके कुछ राज्य और केंद्र शासित जो हैं वो अपवाद हैं इसके। जैसे कि आपका सिक्किम में मात्र विधानसभा की सीटें 32 हैं, गोवा में 40 हैं, मिजोरम में कितनी है? 40 है मिजोरम में भी। और पुडुचेरी जो संघ शासित क्षेत्र था, संघ शासित प्रदेश है, अभी भी है वर्तमान में भी, तो इसमें कुल कितने? 33 हैं। इसमें 30 तो निर्वाचित हैं और 3 मनोनीत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, रेडियो, सूक्ष्म या ध्वनि? देखो, अवरक्त तरंगें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, और इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है रात्रि दृष्टि उपकरण में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवरक्त तरंगों का। देखो, इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि इस तरह से किया जा सकता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अवरक्त तरंगें होती है ना, इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो प्रकाश से अधिक होती है, याद रखना। यानी अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, इस वजह से इनका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था क्या? तो देखो, ये पहला सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, संविधान सभा ने अपना 14 अधिवेशन हुआ था, जो हुआ था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक। उसी में यानी 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया था संविधान सभा ने, इस वजह से ये पहला सही है। दूसरा देखो, इसमें राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें 24 तीलियाँ हैं, ना कि 21। तो दूसरा ये गलत है। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 3:2। चौड़ाई और लंबाई का तो 2:3 हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का होगा 3:2। तो इसमें दिया हुआ है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3, यानी चौड़ाई कम है लंबाई अधिक है, तो उस हिसाब से समझ सकते हो। तो इसमें पहला सही है ओनली, 2 और 3 गलत है। निम्न में से किसकी लंबाई
यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है? अवरक्त, एक्स, दृश्य विकिरणें या रेडियो की? बताइए। देखो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेडियो तरंगों की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है गामा किरणों की। ठीक है, तो याद रखना सबसे अधिक होती है तरंग दैर्घ्य किसकी? रेडियो तरंगों की, और सबसे कम होती है गामा तरंगों की। जैसे देखो सबसे अधिक रेडियो तरंगों की होती है, उससे कम होती है माइक्रोवेव की, उससे कम होती है अवरक्त की, उससे कम होती है दृश्य विकिरण या दृश्य प्रकाश की, और परावैंगनी किरणों की भी कम होती है, एक्सरे की भी कम होती है, और सबसे कम होती है गामा किरणों की। याद रखना, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। वो सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, और एक साइड में यह दिया हुआ है कि उसके प्रतिपादक कौन है। देखिए चैम्बरलिन तथा मोल्टन का सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित है। इसको किसने दिया था? चैम्बरलिन तथा मोल्टन का सिद्धांत को। बताइए क्या पूछा है इसमें? मिलान ही करना है। तो देखो ये चैम्बरलिन तथा मोल्टन का जो सिद्धांत था ये दिया गया था ग्रहाणु परिकल्पना से संबंध। देखिए ये गलत लिख गया है, जो ये लिखा हुआ है ना, ये उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ये दूसरी साइड में और प्रतिपादक दूसरी साइड में, तो इन्हें आप ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे समझो कि देखो ये चैम्बरलिन तथा मोल्टन का जो सिद्धांत था उन्होंने दिया था ग्रहाणु परिकल्पना से संबंधित सिद्धांत, ये हो जाएगा। और देखो इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत है, इमैनुअल कांट का ये वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वायव्य राशि परिकल्पना का सिद्धांत। और देखो जेम्स जीन्स तथा हेराल्ड जेफरी का सिद्धांत यह है ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत, तो ये डी हो जाएगा। और लाप्लास का सिद्धांत यह निहारिका परिकल्पना का है। तो देखो ए का होगा 3, बी का होगा 1, और सी का 4, और डी का होगा 2। 3 1 4 2 इसका सही जवाब होगा। 3 1 4 2 है क्या इसमें? नहीं, दोबारा देखते हैं। जैसे ए का तो होगा इसमें, ए का कौन सा होगा? ए का होगा 2, और बी का होगा 4, और सी का होगा 1। 2 4 1 3 होगा इसका आंसर। 2 4 1 3 टाइप मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? मिशन शक्ति कैफे उत्तर प्रदेश का पहला है ये मिशन शक्ति कैफे। तो देखो ये खोला गया है, कहाँ पर बताना है आपको। ये गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? गोंडा में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश का पहला है और गोंडा में खोला गया है। 22 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और देखो स्वयं सहायता समूह द्वारा यह पूर्ण रूप से संचालित है, और इसको खोलने का उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। वर्ष 2019 से 21 अवधि में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखो नीति आयोग द्वारा जो 2023 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, एक प्रगति एक समीक्षा, ये रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता अनुपात के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यानी 22.93% के साथ देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार, झारखंड, मेघालय के बाद चौथा राज्य है। देखो सबसे अधिक बहुआयामी निर्धनता किस राज्य में है? तो मेघालय में तकरीबन है, उसमें 33%, 33.76% के करीब है। दूसरे स्थान पर है झारखंड, उसमें 28.8% के करीब है। तीसरे स्थान पर मेघालय है, उसमें 27.8% के करीब है। और चौथे स्थान पर है 22.93% के साथ उत्तर प्रदेश। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की,
और इसमें उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान मिला है। और 2015-16 में भारत उत्तर प्रदेश का जो स्थान था वो तीसरा था बिहार और झारखंड के बाद, लेकिन अब तीसरे स्थान पर मेघालय और उत्तर प्रदेश आ गया है चौथे पर। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये LEADs यानी लीड्स 2023 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, पहला इसमें यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। क्या ये नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है? तो देखो ये पहला गलत है। क्यों गलत है कि इसको नीति आयोग जारी नहीं करता है, इसको जारी करता है उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। और इसका ये जो रिपोर्ट जारी की गई है लीड्स की यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की रिपोर्ट, ये 5वां संस्करण इसका जारी किया गया है अभी हाल ही में। कौन सा? 5वां। ठीक है। और देखो इसमें दूसरा है, इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। क्या उत्तर प्रदेश को इसमें अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में, जैसे आंध्र प्रदेश यानी तटीय राज्यों में देखा जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश है आपका, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इस हिसाब से स्थल अवरोधों में हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश है। तो समझ सकते हो दूसरा इसमें सही हो जाएगा। तीसरा है नहीं, पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश को इसमें अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा सही है, केवल 2। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है, बताओ। अब देखो ये क्रम देखना है, जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है क्रमिक रूप से उसको बताना है। देखो भूगर्भिक इतिहास को पृथ्वी को जैसे ईयान, महाकल्प, कल्प तथा युग में बांटा गया। और इसमें भी देख सकते हो कि सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया, जिसे कहा गया ईयान नाम दिया गया। तो समझ सकते हो सबसे पहले तो ईयान आएगा। तो इस वजह से सी और ए तो कट जाते हैं। सबसे पहले ईयान नाम दिया गया, इसके ईयान को पुनः फिर आगे विभाजित कर दिया महाकल्पों में। किस में? महाकल्पों में। तो ईयान के बाद महाकल्प आएगा, तो ये ऑप्शन डी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे चल के महाकल्प को भी विभाजित कर दिया कल्प में, और कल्प को भी विभाजित कर दिया किस में? युगों में। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में यानी बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? केवलार, गिब्राल्टर या लेक्सान, इन तीनों धातुओं में से बताना है बहुलकों में से किसका उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्तुएं बनाने में। तो देखो केवलार तथा लेक्सान का प्रयोग किया जाता है। केवलार तथा लेप्सान का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में, डीवीडी, किचन या जैकेट्स वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं। और देखो गिब्राल्टर जो है, ये जो गिब्राल्टर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसमें तन्यता नहीं होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका देखो ये जो 1 और 3 सही जवाब हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्राज़ील विश्व में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादक देश है क्या? ब्राज़ील विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो देखो पहला सही है इसमें। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक देश है क्या? देखो ये दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत नहीं है इसमें ज्वार का सबसे अधिक उत्पादक देश। तो ये है पहले स्थान पर नाइजीरिया, अफ्रीका का देश है नाइजीरिया। दूसरे स्थान पर है सूडान, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का है। और तीसरे पर है इसमें भारत। ठीक है। केन्या विश्व में चाय का मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक है। मात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। मात्रा की दृष्टि से केन्या जो है अफ्रीकी कंट्री है, ये चाय का मात्रा की दृष्टि से बृहत्तम निर्यातक देश है। देखो मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर केन्या है। अगर आप देखोगे मूल्य के हिसाब से तो चीन है। चीन चाय पत्ती का शीर्ष निर्यातक है मूल्य के हिसाब से, और मात्रा के हिसाब से है केन्या। तो ये दूसरा सही है। तीसरा सही है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। देखो तंबाकू के शीर्ष उत्पादकों में बता दूं, सबसे अधिक शीर्ष उत्पादक जो है तंबाकू का वो चीन है, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे पर है ब्राज़ील। तो इस वजह से ये चौथा भी गलत हो जाता है।
तो कौन से सही है? 1 और 3 सही है इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किसे ब्रिटिश प्रदान किया गया है अकादमी बुक प्राइज? यानी किसे हाल ही में ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज किसको दिया गया है, ये बताना है। देखो ये दिया गया है नंदिनी दास को, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं। किन्हें दिया गया है? नंदिनी दास को। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 का दिया गया है, याद रखना। और ये देखो नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है ब्रिटेन में, उसमें अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर भी हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में पर्वतों के प्रकार दिए हुए हैं, एक साइड में पर्वत का नाम दिया हुआ है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन से? ब्लॉक पर्वत देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो इसमें ब्लॉक पर्वत बता दूं, ब्लॉक पर्वत उसको कहते हैं जैसे कोई पृथ्वी का भाग होता है, यानी उसके साइड के जो ब्रंश होते हैं, यानी कह सकते हो कि बीच का भाग तो स्थिर रहता है, लेकिन उसके साइड के भाग जो होते हैं वो अंदर को धस जाते हैं। तो जो बीच का भाग होता है जो उठा रहता है उसी को कहते हैं हम ब्लॉक पर्वत। और देखो संग्रहित पर्वत किसे कह सकते हो? संग्रहित पर्वत उसे कहेंगे हम जहाँ पृथ्वी का कोई क्षेत्र है, उस जगह पर जैसे पृथ्वी पर मिट्टी या फिर मिट्टी, यानी पृथ्वी का जैसे धरातल पर देखा जाए तो धरातल पर मिट्टी और आपका मलबा या फिर लावा, ये निरंतर जब जमा होता रहता है किसी जगह पर, उससे जो निर्मित संरचना होती है उससे, यानी जिस पर्वत का निर्माण होता है उसी को कहते हैं संग्रहित पर्वत। यानी दोबारा समझो कि पृथ्वी के धरातल पर जब मिट्टी, लावा और आपका मिट्टी, लावा और जो मलबा निरंतर जमता रहता है, जिससे जिस पर्वत संरचना का निर्माण होता है उसी को संग्रहित पर्वत की संज्ञा दी जाती है। और देखो अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट में तो आप नाम ही देख पा रहे होंगे अवशिष्ट, यानी जो पहले तो पर्वत पूर्ण रूप से था, लेकिन अब वर्तमान में जिसके अवशेष मात्र शेष बचे हुए हैं अवशिष्ट के रूप में, तो उसी को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यानी इसमें निरंतर अपर्दन, निच्छालन वगैरह ये प्रक्रिया होती रहती है, जिससे ये अवशिष्ट मात्र शेष हैं इसके। और देखो वलित पर्वत किसे कहेंगे? वलित पर्वत उसे कहते हैं जब चट्टानों में पृथ्वी के आंतरिक जो शक्ति की वजह से जिसमें मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसी को हम मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। तो अब इसमें उदाहरण देख लो, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो देखो ब्लॉक पर्वत के जो उदाहरण है इसमें वॉसजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट ये पर्वत हैं, एक का हो जाएगा 2। संग्रहित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं? संग्रहित पर्वत के उदाहरण है इसमें रेनियर तथा हुड। रेनियर तथा हुड ये दोनों यूएसए के हैं, याद रखना, ठीक है। और देखो ये वॉसलेज पर्वत भी बता दूं, ये फ्रांस में पड़ता है। और आपका ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी का है। ये पूछा जा सकता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? जर्मनी का। और देखो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण भी देख लो, ये सतपुड़ा है भारत का, काफ़ी प्राचीन संरचना है सबसे। सतपुड़ा और अरावली ये दोनों ही भारत की हैं, यानी सबसे प्राचीन तो वो है अरावली। सतपुड़ा और अरावली ये दोनों अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। और वलित पर्वत के एंडीज, आल्प्स, हिमालय पर्वत ये सभी हैं। तो देखो ए का होगा 2, बी का होगा 3, सी का 1 और डी का 4। 2 3 1 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला, इसमें टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है क्या? देखो टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चीन में, तो ये पहला सही है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। और आयोडीन का सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है, तो ये सही है, दूसरा गलत है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस में? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वजह से इसका सही जवाब होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो क्या बक्सर के युद्ध से संबंधित है? हेक्टर जो मुनरो हैं, देखो ये बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में, ठीक है, 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध।
और इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, तो ये तो ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो देखो आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था पहले ये बताओ। देखो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था ना वो 1814 से 16 के मध्य हुआ था, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुआ था, तो ये भी सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखो 4 हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला हुआ था पहला जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 से 69 तक। दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक, और तीसरा हुआ था 1790 से 92 तक। और ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये वेलेजली के टाइम में, इसके वेलेजली के टाइम में ही हुआ था 1799 में। ठीक है, 1799 में ही हुआ था, ये वेलेजली के टाइम में ही हुआ था। और देखो चौथा ये जो इसमें ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कॉर्नवालिस के टाइम में नहीं हुआ था। कॉर्नवालिस के टाइम कब से कब तक था? कॉर्नवालिस जो रहा था वो तकरीबन 1786 से लेकर के 1793 तक रहा था। तो ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये हुआ था 1817 से 1818 तक, समझ सकते हो। तो इस टाइम तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था, ना कि ये कॉर्नवालिस के में। तो यही सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में बंदरगाह और एक साइड में उसकी अवस्थिति। देखो ग्वादर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? देखो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान में। ठीक है, चाबहार बंदरगाह कहाँ है? फिर चाबहार बंदरगाह है ईरान में। देखो पोर्ट नोलोथ, ये पोर्ट नोलोथ पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। ए का 4, बी का 2। अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र में है, नहीं 3 होगा पहले ये। और इगारका ये रूस में। 4, 3, 2, 1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? देखो ये जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी 1765 में लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। और कब तक चली थी ये? 1765 से 1772 तक, यानी 7 वर्ष तक चली थी ये। और इसको 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, तो ये चालू हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के शासन में। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। इसमें एक साइड में समाचार पत्र है, एक साइड में उसकी भाषा के बारे में है। देखो भारत मित्र जो समाचार पत्र था वो कौन सी भाषा में था? भारत मित्र था ये हिंदी भाषा में। एक का हो जाएगा 3। ये राष्ट्रमत समाचार पत्र था मराठी भाषा में। और प्रजामित्र गुजराती भाषा में था। बचा ये नायक, ये बंगाली भाषा में था। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों एवं संबंध व्यक्ति या संस्थापक को सुमेलित कीजिए। देखो एक साइड में लिखा हुआ है औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थान, और एक साइड में उससे संबंधित व्यक्ति या उसके संस्थापकों के बारे में। जैसे कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? कलकत्ता मदरसा की। तो देखो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में की गई इसकी, तो एक का हो जाएगा 2। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय। और बनारस का संस्कृत कॉलेज ये जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, तो 2, 4, 1, 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं है? पहला, इसमें इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। तो देखो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, और 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में जो कांड हुआ था उसकी वजह से फिर ये समाप्त कर दिया गया था। और फिर 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो देखो इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी।
तो पहला सही है इसका। दूसरा इसमें इस वर्ष के भीतर, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था। क्या इसका ये लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर? देखो, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना ही था, तो दूसरा सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बताओ इसमें बहिष्कार की योजना थी तो देखो इसमें देखा जाए तो सरकारी उपाधि, स्कूलों, न्यायालयों या फिर विदेशी सामानों के पूर्णतः बहिष्कार की योजना थी। परंतु एक चीज़ और याद रखना, इसका जो मोहम्मद अली जिन्ना है इसने इसका समर्थन नहीं किया था, इसका विरोध किया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन डी इसका गलत है। बाकी ए बी सी तीनों सही हैं, डी गलत है, और इसमें यही पूछा है जो गलत है वो। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य। पहला, इसमें राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले व्यक्ति भारतीय राजा राम मोहन राय थे क्या? राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के, देखो इसमें ये पहला सही है, क्योंकि राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारतीय, वो राजा राम मोहन राय थे। दूसरा है इसमें कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। और देखो, मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो 1884 में की गई थी, ठीक है, लेकिन इस संस्थापकों में देखा जाए तो जैसे सुब्रमण्यम, क्या बताऊं, यानी सुब्रमण्यम तैयर, पी आनंद चार्लू, एम बी राघवाचारी, ये सभी इसमें शामिल थे, तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं इसके। तीसरा है इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1878 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो देखो ये गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, ना कि 78 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी 1876 में। और देखो इसमें सहयोग किया था आनंद मोहन बोस ने, याद रखना। तो इसका ऑप्शन जो ये डी है ये सही जवाब है, यानी ये गलत है इसमें। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने एक जिलाधिकारी की गोली मार करके हत्या की थी? किस महिला क्रांतिकारी ने जिलाधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी थी? बीना दास, सुनीति चौधरी, कल्पना दत्त और मानतंगिनी हाजरा। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनीति चौधरी। देखो इसके बारे में बताऊं कि 1931 में बंगाल की दो ये स्कूली छात्राएं थी, एक थी शांति घोष और एक थी सुनीति चौधरी। इन्होंने एक जिलाधिकारी था उसकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। और देखो फरवरी 1932 में फिर बीना दास ने एक दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय, यानी एक दीक्षांत समारोह हो रहा था उसमें उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से जाकर के गवर्नर पर गोली चला दी थी। गवर्नर पर गोली किसने चलाई थी? ये जो बीना दास दी हुई हैं। और जिलाधिकारी की गोली मार करके हत्या किसने की थी? सुनीति चौधरी ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फार्मिक अम्ल, बर्रे के डंक में या फिर चींटी का डंक हो सकता है क्वेश्चन में, तो ये सही है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किस में होता है बताइए? देखो एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। किस में? सिरका में, ना कि कच्चे आम में, ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। देखो एसिटिक अम्ल सिरका में, फिर कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो देखो कच्चे आम में तो मुख्यतः देखा जाए तो साइट्रिक अम्ल, उसके अलावा मैलिक अम्ल होता है। उसके अलावा देखा जाए तो कम मात्रा में यानी अल्प मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल भी मिलते हैं, और ऑक्जेलिक अम्ल भी मिलता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है मुख्यतः टमाटर वगैरह में मिलता है, ठीक है। और देखो ये साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फलों में पाया जाता है, साइट्रिक जो अम्ल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल मिलता है सिरका में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेरी कोलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। देखो इसमें पहला है लेरी कोलिंस एंड डोमिनिक लेपिकर के द्वारा फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी गई, तो पहला सही है। दुर्गा दास के द्वारा इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड ऑप्टर, ये भी सही है। के अजीज के द्वारा द मैन हु डिवाइडेड, ये गलत है इसमें मिलान। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक ये पुस्तक लिखी गई थी रफ़ीक जकारिया के द्वारा। किसके द्वारा? रफ़ीक जकारिया के द्वारा।
तो यही मिलान इसका गलत है और आंसर भी यही है। और देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, जो प्रधान यामोत्तर है वो किस किस देश से होकर के गुजरती है? यानी प्रधान देशांतर या फिर इसे यामोत्तर भी कह सकते हो, या अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जानी जाती है। देखो इसको ग्रीनविच देशांतर रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित है एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी, उससे होकर के गुजरती है, यानी ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, इसी वजह से इसको ग्रीनविच रेखा भी यानी ग्रीनविच देशांतर रेखा भी कहते हैं। यानी शून्य अंश देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा जो है। तो देखो ये गुजरती है आपकी देखा जाए तो तकरीबन 8 देशों से होकर के गुजरती है। पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस से गुजरती है, तीसरा स्पेन से, चौथा अल्जीरिया से गुजरती है, माली से, अफ्रीका में आओगे तो माली से, देखो अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना, इन सभी से होकर के गुजरती है। और यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन से होकर के गुजरती है। तो देखो इसमें फ्रांस से भी गुजरती है, और आपका नाइजीरिया से गुजरती है क्या? नाइजीरिया से नहीं गुजरती है ना, पुर्तगाल से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है। तो 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, 2023 में हुई प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख गीतिका श्रीवास्तव बनी है क्या? तो देखो ये सही है इसका। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के.वी. सुब्रमण्यम बने। देखो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी मॉन्ट्रियल कनाडा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अंगुसुमाली रस्तोगी को नियुक्त किया गया है, ना कि के.वी. सुब्रमण्यम को। किसको नियुक्त किया गया है? अंगुसुमाली रस्तोगी को। और ये के.वी. सुब्रमण्यम कौन बने फिर? ये IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक बने, IMF में, ठीक है। तो ये गलत है इसका। और अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। और UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला एशियाई महिला कौन है? यह है अश्वनी KP। तो देखो आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक आपको देखने में ही महसूस हो रहा होगा। तो देखो इसमें प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज है प्राकृतिक बहुलक, बाकी सभी ये कृत्रिम है, जैसे ये टेफ्लॉन, टेरिलीन या बेकेलाइट, ये सभी कृत्रिम बहुलक हैं। और देखो सेलुलोज है, इसके अलावा स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ये सभी प्राकृतिक बहुलक होते हैं, याद रखना। उत्तर प्रदेश के जनपदों और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के जनपद और उसके मुख्यालयों के बारे में। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। संत कबीर नगर का है खलीलाबाद में, ना कि अमरोहा में। तो अमरोहा में अमरोहा का मुख्यालय, और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में, और अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः USA में पड़ती है? वो देखो जो झीलों का एरिया है, यानी 5 झील जो पड़ती हैं अमेरिका में और कनाडा के मध्य में स्थित हैं, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, एरी और ओंटारियो। एक सेकेंड। तो उसमें से यह बताना है कि उसमें पूर्णतः जो झील है वो अमेरिका में कौन सी पड़ती है USA में? तो देखो इसमें पड़ती है पूरी तरह से मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से अमेरिका में पड़ती है, यानी USA में पड़ती है। बाकी ये हुरॉन, सुपीरियर, एरी और ओंटारियो वगैरह जो ये चारों झीलें हैं ये दोनों देशों की सीमाओं में है। निम्नलिखित धातुओं में विद्युत चालकता का सही क्रम है। विद्युत चालकता का सही क्रम, सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है? तो सबसे अधिक तो चांदी है, उसके बाद तांबा और उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है। चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, ये ऑप्शन बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है? 2030 तक कर दिया है। बताओ कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखो ये है संविधान संशोधन 104वां 2019 में हुआ था। इसी के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी उपबंधों की अवधि को 10 वर्ष यानी संविधान के प्रारंभ से देखा जाए तो 80 वर्षों की अवधि तक बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक कर दिया गया है। और जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो मनोनयन जो होता था उसको आगे ना बढ़ाते हुए उसको समाप्ति कर दिया है। जैसे दो जो आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उसको समाप्त कर दिया गया 104वें के द्वारा ही। 136 देखते हैं अब, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश ये इटली में नहीं है, कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है, जो सुमेलित है वो छांटना है आंसर। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है फ्रांस में। रूर क्षेत्र जर्मनी में, ये पड़ा होगा। और ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, यानी यूके कह सकते हो। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में है, ना कि ब्रिटेन में। कहाँ है? जर्मनी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करते हैं। एक साइड में राज्य और एक साइड में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं 31, और इसमें देखो अब मध्य प्रदेश के पास कितनी है। तो मध्य प्रदेश के पास है 11। कितनी है? 11। और पश्चिम बंगाल के पास कितनी है? 16। ए का 1, बी का 2। और तमिलनाडु के पास है 18। और पंजाब के पास कितनी है? 7। मध्य प्रदेश के पास 11, पश्चिम बंगाल के पास 16, तमिलनाडु के पास 18। ठीक है, और आपकी पंजाब के पास है 7। तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब बनी थी? ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, तो देखो ये बनी थी 1986 में। पी के थुंगन समिति कब बनी थी? ये 1988 में बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति ये तो पढ़ी ही होगी आपने, वैसे तो सभी पढ़ी होंगी, 1957 में। और हनुमंता राव समिति ये बनी थी 1984 में। तो अब देख लो इसका सही कालानुक्रम। सबसे पहले तो 3 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। 3 4 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? अच्छा क्वेश्चन है, यानी रेडियो तरंगों का विक्षेपण यानी या फिर परावर्तन ये जो होता है ये आयन मंडल से होता है। किससे? आयन मंडल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आयरन की उपस्थिति की वजह से इसी से होता है ये रेडियो तरंगों का विक्षेपण या फिर परावर्तन, इसी से होता है आयन मंडल से। संवैधानिक प्रावधान और उसके स्रोत। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ये ली गई है यूएसए के संविधान से। जो सुमेलित नहीं है वो देखना है इसमें। राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। तो क्या ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ली गई है राज्यों के संघ की संकल्पना? तो देखो ये भी ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी से। और मौलिक कर्तव्य तो सोवियत संघ या फिर रूस से, यूएसएसआर से कह सकते हो, ना कि जापान से। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन हेतु विधेयक संसद में
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट डेली देखते हैं शाम को 8 बजे के करीब ही। और देखो काफ़ी यूजफुल एग्जाम से संबंधित काफ़ी यूजफुल होंगे ये सभी क्वेश्चंस। और जब तक एग्ज़ाम होगा डेली आएगी इसी तरह से क्लास। अगर आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदेमंद महसूस हुआ करे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना चाहिए। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेज से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसमें पहला, किसी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन हेतु विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पहला कथन है। देखो इसके बारे में बताऊं कि संविधान का अनुच्छेद है 3, उसमें दिया हुआ है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये जो अनुच्छेद 3 के अनुसार यह भी दिया हुआ है कि ये जो इसमें जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं पेश किया जाएगा, याद रखना। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है इसमें, ठीक है। तो ये पहला सही हो जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो इसमें इस वजह से ये पहला सही है। दूसरा, इसमें ऐसा कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उस पर संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति भी आवश्यक है। देखो इसके बारे में भी समझो, ये जो विधायक लाया जाता है, ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के जो विधानमंडल है उससे विचार करता है और वो विचार एक निर्धारित अवधि के भीतर करता है। हालांकि इस संबंध में देखा जाए तो राज्य विधानमंडल के विचार या फिर सहमति राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल जो है विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति होती है तो उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो समझ सकते हो इसमें राज्य के विधानमंडल की सहमति आवश्यक नहीं है, तो इस वजह से ये दूसरा गलत हो जाता है। इसका पहला ही सही होगा, ओनली एक, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में मलेशिया का नया राजा बना है? मलेशिया के नए राजा कौन बने, बताइए। देखो मलेशिया के राजा बने इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, इब्राहिम सुल्तान अस्कंदर बने। ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, सुल्तान इब्राहिम अस्कंदर मलेशिया के राजा बने और ये 17वें राजा बने। कौन से नंबर के पूछा जा सकता है? 17वें, याद रखना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी CAG आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में दिया हुआ है। तो पहला है, इसमें नियंत्रक महालेखा के संघ और राज्यों की लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उनको यथास्थिति संसद या फिर संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। देखो इसमें थोड़ी गलती है, क्योंकि देखो राज्य संघ के लेखा और राज्यों के लेखा ये अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि संघ के जो लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन होते हैं वो तो राष्ट्रपति के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाते हैं CAG के द्वारा, लेकिन जो राज्य से संबंधित जो लेखाओं के प्रतिवेदन होते हैं उनको वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है और राज्यों के लेखपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उनको वह राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है और जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो ये पहला गलत हो जाता है। इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के समक्ष दोनों को प्रस्तुत करता है और उन दोनों को यथास्थिति संबंधित राज्य विधानमंडल संसद या संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यथास्थिति नहीं, यानी दोनों को अलग अलग, जो राज्यों का होगा वो राज्यपाल के समक्ष और फिर वो राज्य के विधानमंडल में, जो संघ का लेखा संबंधी प्रतिवेदन होगा उसको राष्ट्रपति के समक्ष और उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो इस वजह से पहला गलत है। दूसरा देखो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो देखो ये दूसरा सही है इसमें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता है, तो ये सही है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 44। पवन ऊर्जा यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? पवन ऊर्जा का कौन सा रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखो आप आसानी से समझ सकते हो, जब पवन चलती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? क्या गतिज होती है, स्थितिज होती है या सौर ऊर्जा होती है
या विकिरण ऊर्जा होती है। देखो सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होती है, स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति से प्राप्त होती है स्थिर रहने से, और गतिज ऊर्जा गति से प्राप्त होती है। तो पवन में तो गति होती है, उसी हिसाब से समझ सकते हो। गतिज ऊर्जा पवन ऊर्जा में जो है गतिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं पूर्व में, उसका पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताना है। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है आर्टिकल 137। ठीक है, आर्टिकल 137 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनका पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। और देखो सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा जो बनाई गई विधियां हैं उसका भी पुनर्विलोकन करने का अधिकार है, याद रखना। और देखो आर्टिकल है एक आपके सामने, यानी 129 में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है और इसके सभी निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट का ये कर्तव्य होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करे। और देखो एक आर्टिकल और बता रहा हूँ मैं आपको, 126, इसमें भी पढ़ा होगा। इसमें दिया हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो है अगला जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो वही उसका कार्यभार संभालता है। तो फिर 127 के बारे में और समझ लो। 127 में ये दिया हुआ है कि अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेता है तो किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, और वो जो न्यायाधीश नियुक्त होगा उसको अतिरिक्त न्यायाधीश कहा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और देखो एक परामर्श जो लेता है, यानी राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे सलाह मांग सकता है, यानी परामर्श ले सकता है। तो आर्टिकल 143 में दिया हुआ है, याद रखना 143 में। और वो जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति उसको माने ऐसा जरूरी नहीं है, यानी राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा परस्पर सहमति से विधियां बनाकर गठित किया जा सकता है क्या? यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा परस्पर सहमति से विधि बना करके गठित किया जा सकता है। देखो ये पहला कथन जो दिया हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? देखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा नहीं, संसद होता तो सही होता, द्वारा परस्पर सहमति से विधियां बना करके गठित किया जा सकता है। तो इस वजह से ये गलत है, संसद द्वारा, ना कि राज्य के विधानमंडल द्वारा। और देखो दूसरा है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा चक्रानुक्रम में की जाती है, राज्यपालों द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं, तो ना तो 1 और ना ही 2। क्या पूछा था इसमें? तो इसमें कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित या सीमित नहीं किए जा सकते? तो देखो इतना बता रहा हूँ मैं आपको, 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21। और अगर आपको ये पता होगा 20 में और 21 में क्या प्रावधान है तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 358 में दिया हुआ है कि 19, 20 और 21 को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, लेकिन 359 में दिया हुआ है कि आपातकाल की स्थिति में 20 और 21 को छोड़ करके सभी अनुच्छेदों को वो समाप्त किया जा सकता है। समाप्त यानी स्थगित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो देखो इसमें आर्टिकल जो 20 है उसमें दिया हुआ है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसमें एक तो हो गया ये दूसरा। और आर्टिकल जो 21 है उसमें प्राण और देह की स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में कहा गया है, तो एक हो गया ये तीसरा। बाकी ये विधि के समक्ष समानता और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो इन दोनों को समाप्त यानी स्थगित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कल्पक्कम में पड़ता है क्या? तो देखो ये सुमेलित है, इसका
कल्पकम में ही है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में है, ये भी हैदराबाद में। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है क्या? तो देखो चेन्नई में नहीं है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। ठीक है, आगे देखो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ये कोलकाता में ही है। बाकी सभी सही है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, क्या ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है? क्या पूछा है? यानी कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? देखो पहला समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह आर्टिकल 39A में है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें देखा जाए तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो राज्य का कर्तव्य है, यानी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो राज्य का कर्तव्य है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 47 में। और ये जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है ये 39A में दिया हुआ है। ठीक है, और देखो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये 49 में दिया हुआ है, आर्टिकल 49 में। लेकिन ये जो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है, ना कि ये नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य जो 51A में दिए हुए हैं उसमें है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत देखो आपको इसके बारे में बताऊं कि आरंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है उसके बारे में समझो कि एक आर्टिकल है 131, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उसमें तीन प्रकार के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जैसे पहला है उसमें भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो, भारत सरकार और ये किसी राज्य के बीच विवाद हो तो, समझ सकते हो, पहला हो गया। और दूसरा दिया हुआ है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो, ठीक है, तो दूसरा ये भी हो गया। और तीसरा इसमें एक ये है कि एक तरफ भारत सरकार और एक राज्य हो तथा दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हो तो समझ सकते हो ये जो तीन प्रकार के आरंभिक अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन ये जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है ये इसमें आरंभिक अधिकार नहीं है, ये इसका अपीलीय अधिकार है संविधान की व्याख्या का। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है आज का। कल मिलेंगे फिर प्रैक्टिस सेट 9 के साथ। तब तक पढ़ते रहें आप सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। बाय।